हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है लागत की अवधारणा। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जिसकी एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज्यादा है। जी हाँ मेरे भाई, अगर आप दुनिया के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आपका यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, ठीक है, यूपी बोर्ड है, यूके बोर्ड है, दुनिया का कोई भी बोर्ड है, और आपके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से जो है प्रिपेयर करके जा सकते हैं। और ये पीडीएफ आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैं आपको जो है वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि भाई जो स्थिर लागतें होती हैं, या जिसको हम जो है बंधी लागतें भी कहते हैं, स्थिर लागत और बंधी लागतों को जो है क्या कहा जाता है। पहले में कह रहा है कि पूरक लागतें भी कहते हैं, दूसरे में कह रहा है कि इसको ऊपरी लागतें भी कहते हैं, तीसरे में कह रहा है कि जी इसको अप्रत्यक्ष लागत कहते हैं, या डी में ये कह रहा है कि जी उपरोक्त सभी। क्या जो है इसका आंसर जो है होना चाहिए, जो फिक्स कॉस्ट होती है, वो जो है उन कॉस्टों को जो है हम क्या कहते हैं, पूरक लागतें, ऊपरी लागतें, अप्रत्यक्ष लागतें, या उपरोक्त सभी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया इनका कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में तो फिक्स कॉस्ट कहते हैं और हिंदी में इसके कई सारे नाम है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो जाएगा आपका डी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि जिन लागतों में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन होता है उनको क्या कहते हैं। मतलब जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, वैसे वैसे अगर लागतें भी बढ़ते जाएं, तो उसको जो है हम क्या बोलेंगे, प्रमुख लागतें, अप्रत्यक्ष लागतें, वास्तविक लागतें, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, परिवर्तनशील लागतें, उसके भी कई सारे नाम होते हैं। परिवर्तनशील लागत, जो परिवर्ती लागत जो होती है, उसको ही प्रमुख लागतें भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है ये वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रमुख लागतें, ठीक है। दूसरे का जो आंसर है वो है ए, कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इन लागतों के अंदर भी चेंज आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भाई इसमें से कौन सा जो है वो सही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको लागत के फॉर्मूले याद है तो यहाँ पे लिखा हुआ है टीसी इज इक्वल टू टीएफसी मल्टीप्लाई टीवीसी। अब यहाँ मल्टीप्लाई तो होता नहीं है, यहाँ तो प्लस होना चाहिए था, जैसे कि ये वाला आप देखिए, कुल लागत जो है वो स्थिर लागत और परिवर्ती लागत, इन दोनों का जो है जोड़ होती है। तीसरे का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, क्योंकि ना तो मल्टीप्लाई होता, ना डिवाइड होता, ना माइनस होता, ठीक है। कुल लागत जो है वो स्थिर लागत और परिवर्ती लागत, इन दोनों लागतों का जोड़ होती है। कह रहा है मजदूरों को दी गई मजदूरी क्या कहलाती है। जो भी लेबर आपने हायर करी है उसको जब आप वेजेस पे करोगे, वो स्पष्ट लागत का एग्जाम्पल कहलाएगी, निहित लागत का एग्जाम्पल कहलाएगी, अवसर लागत का, या इसमें से कोई नहीं। किस लागत का वो एग्जाम्पल कहलाती है? तो भाई वो जो है आपकी स्पष्ट लागतें होती हैं। जो भी एक उत्पादक दूसरे व्यक्ति से जो भी वस्तु या जो भी सेवा किराए पे लेता है या जो भी बाय कर रहा है, उसके बदले में जितनी भी पेमेंट होती है वो स्पष्ट लागत का एग्जाम्पल कहलाती है। तो मजदूरों को दी गई मजदूरी स्पष्ट लागत का एग्जाम्पल होती है। स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। कह रहा है जब उत्पादन का जो स्तर है वो शून्य होता है तो जो फिक्स लागतें होती हैं वो कैसी होंगी, शून्य होंगी, ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, या परिवर्ती लागत के बराबर होगी। किसका है, क्या इसका आंसर होगा? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस फिक्स कॉस्ट जो होती है वो तब भी होती है जब प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। इसका जो आंसर है वो होगा धनात्मक, कि भाई कुछ भी हो जाए ये लागतें होनी ही होनी है, चाहे प्रोडक्शन बढ़े, चाहे प्रोडक्शन घटे, या चाहे प्रोडक्शन हो ही ना, चाहे प्रोडक्शन जो है वो जीरो हो। तो उत्पादन का जो स्तर है अगर शून्य होता है तो भी बंदी लागतें जो फिक्स कॉस्ट होती हैं वो होती ही होती हैं। तो फिफ्थ का जो आंसर है वो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि वह लागत जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्ती होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे फिर वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रमुख लागतें कहलाती है। अभी हम ऊपर ही पढ़ के आए, ये क्वेश्चन तो सेम रिपीटेड ही हो गया है।
इनमें से कौन सी बंधी लागत है? बिजली का बिल, कच्चे माल का खर्च, दैनिक मजदूरी या स्थायी पूंजी पर ब्याज। कह रहा है कौन सा ऐसा खर्चा है, कौन सा ऐसा खर्चा है जो फिक्स नेचर का है, जो होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो स्थायी पूंजी पर ब्याज, जो आपने लोन वगैरह ले रखा है उस पे जो ब्याज जाएगा, इंटरेस्ट, वो हर महीने फिक्स अमाउंट से जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, आपको इंटरेस्ट जो है वो देना ही पड़ेगा। ठीक है। कच्चा माल जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा, जितना कम लोगे उतना कम, प्रोडक्शन करोगे नहीं तो जीरो। दैनिक मजदूरी, ज्यादा मजदूर हायर करोगे ज्यादा, कम मजदूर हायर करोगे कम, करोगे नहीं तो वही। सेम ऐसी बिजली है। तो ये जो तीनों खर्चे हैं ये तो परिवर्ती लागत के एग्जाम्पल है, लेकिन ये जो है भाई आपने लोन ले रखा है उस पे जो ब्याज जाएगा फिक्स है, इतना ही जाएगा हर महीने। तो सातवें का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि उत्पादन के शून्य होने पर जो आपकी कुल लागत होगी वो क्या होगी। अब कुल लागत जो है वो बराबर होती है टीएफसी प्लस टीवीसी, इसके बराबर होती है। तो जब उत्पादन शून्य होता है, जब उत्पादन शून्य होता है तो ये तो लागत होगी नहीं, ये तो जीरो मान लीजिए इसके। तो कुल लागत जो है कुल स्थिर लागत के बराबर होती है जब उत्पादन शून्य होता है। और जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल स्थिर लागत कैसी होती है? पॉजिटिव की होती है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ शून्य कुल बंधी लागत के बराबर, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है आठवें का, 8 का जो आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जब परिवर्ती लागतें नहीं होती, अब वो परिवर्ती लागत अगर होगी नहीं तो फिर कौन सी लागत होगी? केवल स्थिर लागत होगी। तो टीसी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? टीसी जो है आपके बराबर हो जाएगी टीएफसी के। कह रहा है इसमें से कौन सा सूत्र जो है वो टीवीसी के आंकलन के लिए है। टीवीसी को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं ये लिख दूं टीसी माइनस टीएफसी इज इक्वल टू टीवीसी, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये लिखा हुआ। और आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए टीवीसी का जो फॉर्मूला होता है, एक तो ये बन गया ऊपर वाला, और एक ये होता है इसका सिग्मा एमसी, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। ये फॉर्मूला सिग्मा एमसी ये टीसी का भी होता है और यही फॉर्मूला टीवीसी का भी होता है, दोनों इसी के ही फॉर्मूले होते हैं। तो बी वाला भी ठीक लिखा हुआ है और सी वाला भी ठीक लिखा हुआ है, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो फॉर्मूले पे ज्यादा क्वेश्चन है, इस पे फॉर्मूला आप इस पे बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद कहता है कि भाई जो औसत बंधी लागत होती है, मतलब कि एएफसी की बात कर रहा है ये, वो जो है क्या प्रकट करती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्रकट करती है, एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्रकट करती है, वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्रकट करती है, या यू आकार की। बेसिकली यहाँ पे आपसे एएफसी वक्र की आकृति जो है वो किस तरीके की होती है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो एएफसी वक्र की अगर आप आकृति की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एएफसी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। एएफसी का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है। और इस शेप को हम क्या कहते हैं? इस शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस शेप को कहते हैं। ठीक है। ये इसका आंसर है। और अगर आपसे वो ये पूछ ले कि जैसे 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 उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे एएफसी क्यों घटता जाता है, तो आपको बोलना है क्योंकि जो इसका जो फॉर्मूला होता है एएफसी का, ये होता है आपका टीएफसी अपॉन में क्यू। तो अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है वैसे वैसे आपका एएफसी क्यों घटता रहता है, तो आपको लिखना है क्योंकि टीएफसी जो है वो स्थिर रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस शेप को हम क्या कहते हैं? एएफसी की शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है इसकी शेप होती है। कह रहा है जब एमसी वक्र एसी वक्र को काटता है तो तब क्या होता है? कब जो है एमसी वक्र और एसी वक्र जो है एक दूसरे को काटेंगे? तो सिंपल सी बात है, जब कोई भी दो वक्र आपस में कट करते हैं तो उस कट बिंदु पे मतलब क्या है कि वो दोनों की वैल्यू जो है आपस में बराबर है, तब कट करते हैं आपस में दो वक्र कोई भी। तो जब भी दो वक्र, कोई भी वक्र हो दुनिया में, कोई भी वक्र हो, जिस पॉइंट पर काट रहे हैं मतलब उस पॉइंट पे उन दोनों वैल्यू जो है वो आपस में बराबर है। सिंपल सी बात है। 11वें का जो आंसर है ए इसका आंसर है। 12वें की अगर हम बात करें, कह रहा है एक वस्तु की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं? एक वस्तु की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं? तो एक वस्तु की प्रति इकाई लागत को, जब भी प्रति इकाई की बात चले तो आप समझ जाइएगा प्रति इकाई का जो लिंक होता है वो होता है औसत से। ठीक है।
तो एक वस्तु कितने रुपए की है, एक वस्तु कितने रुपए की है, वो औसत लागत आपको बताती है। एसी आपको क्या बताती है, एक वस्तु की प्रति इकाई की लागत। एएफसी आपको क्या बताती है, प्रति इकाई की स्थिर लागत। एबीसी आपको क्या बताती है, प्रति इकाई की परिवर्ती लागत। तो ए का मतलब होता है औसत, एवरेज, और ए का जो लिंक होता है वो होता है प्रति इकाई, मतलब एक इकाई से। ये आपको ध्यान रखना है। जब एमसी जो है वो लेस देन होता है एटीसी से, तो एटीसी जो है वो क्या होगा, यहाँ पे आपसे जो रिलेशन पूछा गया है, यहाँ पे आपसे जो रिलेशन पूछा गया है, एमसी में और एसी में रिलेशन पूछा गया है। ठीक है, एसी एसी या एटीसी एक ही चीज होती है, एसी या एटीसी एक ही चीज होती है। तो एमसी और एसी में रिलेशन पूछा गया है, कह रहा है जब आपका एसी जो है वो ग्रेटर देन होता है एमसी से, तो जो है, तो आपका जो एसी है या जो एटीसी है वो आपका क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए एटीसी बढ़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन मैंडेटरी है, एसी और एमसी के बीच में कैसे रिलेशन होते हैं। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एमसी और एसी के ऊपर रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो 13वें का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि जब कुल लागत बढ़ती दर पर बढ़ती है, अगर आपकी टीसी बढ़ती दर पे बढ़ रही है, तो एमसी जो है वो क्या होगी, तो एमसी भी जो है वो बढ़ती है। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, टीसी और एमसी के बीच में जो संबंध होते हैं, अगर आपको संबंध पता है तो आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर संबंध एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एसी और एमसी का संबंध आपको याद है, तो भाई आपको जो है एपी और एमपी का लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, एआर और एमआर का लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे ऐसे ही आपका जो है ऐसे ही आपका सब एक जैसे ही होते हैं। तो आपको एक लर्न करना है, बाकी सारे के सारे जो है ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। किसी वस्तु की सीमांत लागत में क्या शामिल होता है, परिवर्ती लागत, स्थिर लागत, ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल कॉस्ट, जो सीमांत लागत होती है, मार्जिनल कॉस्ट, वो जो है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, एम सी इज इक्वल टू एम सी सॉरी मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, टीवीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी, कि अगर आपको टीवीसी निकालना है तो मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ दीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर केवल परिवर्ती लागत शामिल होती है, स्थिर लागत जो है वो शामिल नहीं होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे ग्रेजुएशन लेवल तक बेसिक अगर क्लियर होता है आपका, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। यही ऐसी छोटी छोटी चीजें है जो आगे जाके आपको दिक्कत करती है। कह रहा है जब औसत लागत गिरती है, अब ये भी आपसे देखो एसी और एमसी के रिलेशन पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है, जब आपकी औसत लागत गिरती है, तो भाई क्या कब होता है ऐसा, और जब आप ऐसा तब होता है, ऐसा जो है तब होता है जब आपकी जो एमसी है, वो एमसी जो है वो आपकी कम रहती है एसी से, तो जो है आपकी औसत लागत जो है वो गिरती है। तो एमसी और एसी के रिलेशन के ऊपर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आप कह रहे हैं भाई इसमें से कौन सा जो सूत्र है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए टीसी ये तो गलत है, अभी मैंने आपको बताया, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये सारे फॉर्मूले गलत लिखे हुए हैं। गलत वाला पहचान लो या तो सही वाला पहचान लो, दो ही ऑप्शन है आपके पास। या तो गलत वाला पहचान लो कि भाई ये तो इन दो, ये एमसी का ऐसा कोई सूत्र होता ही नहीं, टीसी का ऐसा कोई सूत्र होता नहीं, ना तो ये ऐसा कोई होता है, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। गलत वाले पहचान लो तो सही वाला आपको अपने आप पता चल जाएगा, या दूसरा तरीका है भाई सही वाला पहचान लो। ठीक है, अब आप बोलोगे जी हमने तो ये पढ़ा है, एम सी इज इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन। आप क्या होगे जी हमने तो ये पढ़ा है, और यहाँ तो ये लिखा हुआ है एन माइनस टू और एन माइनस वन, तो ये तो गलत है, ये भी कैसे आप सही कह रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दूसरी इकाई में से तीसरी इकाई में से दूसरी इकाई को डिडक्ट करना। ठीक है, बात वही है, सब ये सब सेम ही चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हम ऐसे करते हैं कि 10 इकाई बनाने पे आपकी जो कॉस्ट है वो 100 आ रही है, जैसे ही आपने 11वीं इकाई बनाई
तो आपकी कॉस्ट 120 आ रही है। 12वीं जब इकाई बनाई तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 130 आ रही है। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन जब आप इसको इसमें से करोगे तो आप ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई मैं तीसरी में से दूसरी इकाई को माइनस कर रहा हूँ। तो बात एक ही है, ये सारी की सारी, ठीक है। इसका जो आंसर है आपका 17वें का सी। इस टाइप का क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये तो गारंटी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 की। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि जो कुल लागत होती है ना, वो ऊर्ध्वाधर जोड़ है किसका? कुल लागत टीएफसी और टीवीसी का, एएफसी और एवीसी का, इन दोनों का, इन दोनों का। तो अभी मैंने आपको बताया, ये तो कोई क्या समझाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी जो कुल लागत होती है, जो टीसी होती है, वो टीएफसी और टीवीसी का जोड़ होती है। फिर कहता है कि चित्र 13 में छायादार क्षेत्र जो है वो क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे जो शेडेड एरिया हुआ है एमसी के नीचे वाला, ये जो है ये क्या है? टीएफसी है, टीवीसी है, एसी है, ये एटीसी है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए एमसी के नीचे का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? ये जो होता है आपका, ये होता है आपका टीवीसी, ठीक है। टीवीसी जो होता है, तो 19वें का जो आंसर है ये बी आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि अगर औसत लागत 20 है जब इकाइयों का उत्पादन 4 किया जाता है, जब इकाइयों का उत्पादन 4 किया जाता है तो औसत लागत जो है वो 20 है। तो यह न्यूनतम है। तो 4 इकाइयों को उत्पादित करने की सीमांत लागत जो है, सीमांत लागत जो है वो क्या होगी? कह रहा है औसत लागत जो है, औसत लागत जो है वो आपकी क्या है? 20 है। जब 4 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है तो यह मिनिमम है। मतलब कि ये एक मिनिमम कॉस्ट है कि जी 4 इकाइयों का उत्पादन करने में, 4 इकाइयों का उत्पादन करने की जो औसत लागत है एक वस्तु को बनाने की, वो क्या है? ये एक वस्तु को बनाने की जो औसत लागत है वो 20 रुपए है, ठीक है, ये कह सकते हो। या सॉरी, 4 वस्तु को उत्पादन करने की जो औसत लागत है वो 20 रुपए और ये न्यूनतम है। मतलब 20, इससे इससे कम में तो बनी नहीं सकती। 4 इकाइयां जो हैं इससे कम में तो बनी नहीं सकती, मैंडेटरी है। 20 रुपए जो है वो तो लगेंगे ही लगेंगे। तो कह रहा है 4 इकाइयों को उत्पादित करने की जो सीमांत लागत है वो क्या होगा या वो क्या होगी? तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मिनिमाइज कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई इसकी जो लागत होगी वो 20 ही होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आ सकता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर आपको। अब वो कह रहा है आपसे, अब वो कह रहा है आपसे कि यदि किसी वस्तु की एक इकाई को उत्पादित करने की जो सीमांत लागत है वो 15 है, 2 इकाइयों की 10 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब पहली वस्तु अगर आपने बनाई तो 15, दूसरी जब आपने बनाई तो 10, तो कह रहा है इसमें से कौन सी, तो इनमें कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही है कह रहा है? तो आपकी टीसी जो है वो हो गई 25, यहाँ पे लिखा है आपकी वीसी जो है वो हो गई 25, यहाँ लिखा है आपकी एसी जो है, एसी एसी जो है औसत लागत ये हो गई 25, और यहाँ पे कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कौन सा जो सूत्र है, कौन सा जो सूत्र है वो जो है वो सही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो भाई जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे लागत भी बढ़ गई। तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्टिंग है वो कितनी है? वेरिएबल कॉस्टिंग जो है वो आपकी 25 आ रही है। इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना आएगा? इन दोनों का जो जोड़ है वो 25 आ रहा है। तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। उत्पादन की 10 इकाइयों की कुल लागत, अगर 10 इकाई बना रहे हो तो 55 रुपए का खर्चा आ रहा है, ठीक है। एसी जो है, एसी जो है वो 5 है, तो उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत परिवर्ती लागत एवीसी जो है वो क्या होगी? ठीक है। अगर आप 5 क्वांटिटी बना रहे हो तो आपकी जो कुल लागत है, 5 क्वांटिटी अगर आप बना रहे हो तो आपकी जो कुल लागत है वो इतनी आ रही है, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि भाई, और यहाँ पे बोल रहा है औसत लागत जो है वो 5 है, तो कह रहा है 5, तो वो आपसे कह रहा है उत्पादन की 5 इकाइयों की
औसत परिवर्ती लागत जो है, औसत परिवर्ती लागत जो है वो क्या होगी। अब ये बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। जब आप 10 इकाई बना रहे हो तो आपकी जो टीसी है वो 55 है, ठीक है। और औसत लागत जो है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है, आपको यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आप फॉर्मूला लगाइएगा, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कुछ आपका जो आंसर आ जाएगा 5, 5 आपका जो है आंसर आना चाहिए। आप मुझे इस क्वेश्चन को, या आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये 5 आंसर कैसे आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाने पड़ेगा कि 5 आंसर आए, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इस पे जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, बेसिकली आप जो देख रहे हैं इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है, एक तो आपको भाई सबसे पहली बात तो सारे के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए लागत वाले चैप्टर के। आपको सबसे पहली बात तो सारे के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसी जब फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, उसी फॉर्मूले के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लागतों के, ठीक है। तो आपका दूसरा काम भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा और फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और तीसरा जो है, आपसे रिलेशन जो है एसीएमसी का, टीसीएमसी का रिलेशन आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और आपका क्या कहते हैं, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और स्थिर लागत और परिवर्तित लागत, इनके नाम क्या होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस ये सारे क्वेश्चंस हैं। और बाकी यू आकृति के ये क्यों होते हैं, सारे के सारे वक्र जो भी यू आकृति के होते हैं, तो भाई परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम इनकी यू आकृति का रीजन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आ सकता है ये भी क्वेश्चन, इसमें है नहीं बट मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी वक्र का अगर यू आकृति का कारण पूछे तो परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम है, ठीक है। और ये पीडीएफ आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे विजिट हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके किसी भी चैप्टर के जो एमसीक्यू है वो ना छूटे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।